हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो राइटिंग स्किल्स से है और ये सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास के सिलेबस में आता है, जिसकी वेटेज है 5 मार्क्स, राइट। और एक पढ़ने वाले स्टूडेंट से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता कि 0.5 मार्क की वैल्यू भी कितनी ज्यादा होती है, तो 5 मार्क्स तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल नाम ही हमें सजेस्ट करता है एनालिसिस। तो हमें क्या एनालाइज करना है? जनरली क्या होता है, हमें क्वेश्चन पेपर में एक पाई चार्ट या फिर बार ग्राफ दिया होता है जिसमें कुछ डाटा दिया होता है। उस डाटा को एनालाइज करके हमें पैराग्राफ फॉर्म करना होता है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे टिप्स, ट्रिक्स और सैंपल्स एनालिटिकल पैराग्राफ के। मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, किस तरह से आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो अबाउट एनालिटिकल पैराग्राफ। लेट्स स्टार्ट इट। जहां तक मुझे याद है, जब हम स्कूल में होते थे तो एनालिटिकल पैराग्राफ नहीं होता था, राइट। ये लास्ट कुछ 2-3 ईयर्स से, प्रीवियस ईयर्स से हमारे सिलेबस में एड ऑन हुआ है राइटिंग स्किल्स में, जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है। बहुत ही इजी है, हम सबको पता है कि आजकल तो हमारे जो 10th के एग्जाम्स है सीबीएसई बोर्ड बहुत ज्यादा इजी हो गए हैं और बहुत ज्यादा पॉइंट्स में मार्क्स आने लग गए हैं। हम लोगों के टाइम पे तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्स होते थे, तो हम लोगों को टेंशन भी बहुत ज्यादा रहती थी। लेकिन अब आपके पास इतने सोर्सेज हैं, इतनी अवेलेबिलिटी है सोर्सेज की कि आप एक बार यूट्यूब पे टॉपिक टाइप करते हैं और आपके पास वीडियोस आ जाती हैं बहुत सारे टीचर्स की टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो इसीलिए हम आज करेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ और हम इसको इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि एग्जाम में जाने से पहले आप समझ लीजिए ये 5 मार्क्स तो आपके पक्के हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एनालिटिकल पैराग्राफ में होता क्या है। एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको पाई चार्ट या बार ग्राफ दिया होता है जिसके साथ एक डाटा दिया होता है और उस डाटा को एनालाइज करके आपको पैराग्राफ लिखना होता है, ठीक है। तो जनरली इसमें सिर्फ 3 चीजें ही करनी होती हैं हमें। इंट्रोडक्शन देना होता है हमें, और इंट्रोडक्शन हम कहां से देंगे? इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में दिया होता है। सपोज कि आपको एक डाटा दिया हुआ है पाई चार्ट में कि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएं कि कौन से सब्जेक्ट के वेटेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, राइट, कि इतने बच्चों को इंग्लिश पसंद है, इतने बच्चों को हिंदी पसंद है। तो बहुत इजी हो जाएगा। आप इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइन्स होगा, ये मार्क्स मैंने लिख दिया है, 2-3 लाइन्स होती है, राइट। सो 2-3 लाइन्स होती है जिसमें कि आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि दिस पाई चार्ट डिपिक्ट्स या फिर दिस बार ग्राफ शोज दैट, कि क्या है, किसके बारे में। क्वेश्चन से ही आप एज इट इज उसको लिख देंगे, क्वेश्चन जिस बारे में वही आपका इंट्रोडक्शन होता है। तो 2-3 लाइन्स में लिखेंगे। फिर हम बॉडी यानी कंटेंट 5-6 लाइन्स में लिखेंगे, जो भी है उसके अंदर दिया हुआ है, जो भी डाटा हम एनालाइज करेंगे पाई चार्ट से। फिर कंक्लूजन हम 2-3 लाइन्स में करते हैं। अगेन कंक्लूजन भी हमारा वहीं पे गिवन होता है, इन दोनों को मिलाकर हमारा कंक्लूजन बन जाता है। टू कंक्लूड दैट, है ना, या फिर इट इज क्लियरली एविडेंट दैट, ऐसे कुछ करके। वो मैं टिप्स आपको अभी दूंगी कि आप इंट्रोडक्शन को और ज्यादा अट्रैक्टिव वे में कैसे लिख सकते हैं, आप कंक्लूजन को कैसे लिख सकते हैं, राइट। आप इसमें पॉइंट्स नहीं बनाते। बहुत सारे बच्चे एनालिटिकल पैराग्राफ को बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं। नो, यू डोंट हैव टू मेक बुलेट पॉइंट्स। आप इसको पैराग्राफ में ही लिखेंगे क्योंकि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है एनालिटिकल पैराग्राफ। पैराग्राफ को आप नोट मेकिंग नहीं बना सकते बुलेट पॉइंट्स देकर, राइट। वर्ड लिमिट होती है इसकी 120 वर्ड्स यानी 10 to 12 लाइन। उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है बिकॉज किसी के पास टाइम नहीं होता आपके पन्ने के पन्ने पढ़ने का। हमें बिल्कुल रेलिवेंट डाटा देना होता है। बिल्कुल जितना पूछा गया है उतना ही हम बताएंगे, हम उसमें ओवर नेसेसरी स्टोरीज नहीं लिखेंगे, ठीक है। जनरली हम ऐसे में तो बहुत लंबा लंबा लिखते रहते हैं, पर यहाँ पे हमें अवॉइड करना है। वर्ड लिमिट 120 वर्ड्स है, तो हमें इसे 10 to 12 लाइन्स में ही वाइंड अप करना है, राइट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि किस तरह से हम लिखते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ को। फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इसको और अच्छे से अट्रैक्टिव बना सकते हैं लिखने के बाद, या फिर हम किस तरह से इसको और अच्छे से मार्क्स के वैल्यूएबल बना सकते हैं कि हमें ज्यादा मार्क्स मिले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक एनालिटिकल पैराग्राफ के 3 की एलिमेंट्स होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम इंट्रोडक्शन को कैसे लिखना शुरू करते हैं। ये 5 लाइन्स लिखी है मैंने, आप इनमें से किसी भी एक लाइन को लेकर और जो आपका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में है उसको आगे ऐड कर दीजिए। सपोज जैसे मैं बता रही थी कि क्या है, हम एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? द अबव टेबल, अगर वहां पे टेबल फॉर्म में है, चार्ट है, पाई चार्ट है तो आप चार्ट लिखेंगे,
और बार ग्राफ है तो बार ग्राफ, तो आप ग्राफ लिखेंगे। द अबव टेबल और चार्ट और ग्राफ सजेस्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स learning various subjects in the form of data, right? The chart or graph जो भी है given above describes the number of students learning different languages respectively. The given chart or graph suggests the number of students learning different languages, right, according to their age group. The data given provides information about, है ना। अब ये डाटा देखो, अगर आप चार्ट और ग्राफ दोनों ही नहीं लिखना चाहते तो आप सीधा डाटा लिख दीजिए और आप फिर आगे दीजिए गिव्स या प्रोवाइड्स, गिवन द डाटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप। द पाई चार्ट और बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स, अगेन जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आप उसको आगे ऐड ऑन कर देंगे। जिसके भी बारे में क्वेश्चन है आप इन पांचों में से कोई भी एक लाइन लर्न कर लीजिए। इससे स्टार्ट करेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा कैची लगेगा राइटर जो एग्जामिनर है उसे, और उसे लगेगा कि इस बच्चे ने कुछ अलग लिखा है ना। जनरली हम कैसे शुरू करते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिस दिस दिस, नहीं, हम इंट्रोडक्शन को प्रॉपर इंट्रोड्यूस ही करेंगे कि द अबव पाई चार्ट और बार ग्राफ सजेस्ट या फिर द डाटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। तो आप इन पांचों में से कोई भी एक लाइन पिक करके अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। और सपोज आपने जब ये लाइन में से कोई भी पिक की, इसके बाद जिस भी बारे में क्वेश्चन है आप इसके आगे उसको ऐड कर देते हैं। अब बात करते हैं कि कंटेंट या बॉडी में हम कैसे लिखते हैं। तो अब बात करते हैं बॉडी की यानी कंटेंट की। कंटेंट में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट योर एनालिसिस, आप अपना एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे इंट्रोडक्शन देने के बाद कि दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे कि हम बोल सकते हैं दैट एज ग्रुप 0 to 2 प्रेफर्स मदर टंग, है ना। 0 से 2 साल तक के बच्चे क्या प्रेफर करते हैं, अपनी मदर टंग लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। 2 to 4 प्रेफर हिंदी, देन 4 to 8 प्रेफर इंग्लिश, then 8 to 12 prefer to learn foreign languages। तो आप वो सारा एनालिसिस इसमें प्रेजेंट करोगे, ठीक है, कि क्या आपने एनालाइज किया है उस बार ग्राफ या पाई चार्ट को देखकर। इंक्लूड एग्जांपल्स और एविडेंस टू सपोर्ट योर पॉइंट्स, अपने एग्जांपल्स को अपने पॉइंट्स को, पॉइंट्स इन द सेंस अपने पैराग्राफ में जो आप पॉइंट्स लिख रहे हैं, पॉइंट्स नहीं बनाएंगे आप, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो आप एग्जांपल्स या एविडेंस शो करेंगे। सपोज हमें एक पाई चार्ट आ जाता है जिसमें बताया कि समर सीजन में जो वाटर है उसकी शॉर्टेज हो रही है बिकॉज लोग मिसयूज करते हैं, है ना, ओवर यूज करते हैं वाटर को। जैसे कि हम बोल सकते हैं उसमें हम एग्जांपल्स या एविडेंस ऐड कर सकते हैं कि पीपल कीप वाटरिंग देयर प्लांट्स, बहुत देर देर तक प्लांट्स को वाटर करते रहते हैं जब तक कि ना पानी चल रहा है तो चलता ही रहेगा। आप एविडेंस दे सकते हो। दे वॉश देयर कार्स, दे टेक लॉन्ग शावर्स। तो आप ऐसे एग्जांपल्स उसमें थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो एक आधा टू सपोर्ट योर पॉइंट्स कि हाँ एक्चुअली ऐसा होता है, इन जनरल भी ऐसा होता है, राइट। डिस्कस डाटा फ्रॉम बार ग्राफ और पाई चार्ट, आपको ज्यादा डिटेल्स में कहीं नहीं जाना है, सिर्फ जो डाटा आपको बार ग्राफ या पाई चार्ट में दिया है उसको लीजिए, उसके परसेंटेज को लिखिए और आगे पॉइंट्स बनाइए। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट लीव अ लाइन, आप लाइन नहीं लीव करेंगे। ऑलरेडी अगर आप 10 to 12 लाइन का पैराग्राफ लिख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उतने में लाइन लीव करने की नीड पड़ती है। इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी आप सेम ही कंटिन्यू करेंगे, यू विल नॉट लीव एनी लाइन, ठीक है। और पॉइंट्स में नहीं बनाएंगे, आप उसको पैराग्राफ में ही लिखेंगे। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि हम कंक्लूड कैसे करें अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को। तो अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। कंक्लूजन क्या होता है, निष्कर्ष, यानी पूरा हमने जो भी पैराग्राफ है उसको एनालाइज कर क्या जाना उसको हम एंड में कंक्लूड कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो भी हमारा एनालिसिस है उसको हम समराइज करेंगे और फिर एंड में हम रीस्टेट करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट को, जो भी हम उसके बारे में क्या, अगर आर्ग्यूमेंटेटिव काइंड ऑफ है हमारा पाई चार्ट या बार ग्राफ तो हम उसमें अपना फाइनल जो भी आर्ग्यूमेंट है कि आई थिंक दिस इज लाइक दैट, जो भी हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो देंगे और फिर उसको टाई करेंगे इंट्रोडक्शन से कि इन दिस बार ग्राफ और इन दिस पाई चार्ट वी सी कि जो भी डाटा गिवन है वो किस पे बेस्ड है, तो हम उसको इंट्रोडक्शन से फिर से कनेक्ट कर देते हैं। जनरली कुछ अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम, नॉर्मली उसको इन कंक्लूजन लिखने की जगह हम कुछ और वर्ड्स को यूज कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा कैची हो जाए हमारा राइटिंग स्किल्स और एग्जामिनर को पढ़ते हुए लगे कि हाँ इस बच्चे ने थोड़ा सा अलग लिखा है बाकी सबसे हटकर, राइट। तो हम कैसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हम ओवरऑल यूज कर सकते हैं कंक्लूड करने के लिए। ओवरऑल वी कैन से दैट जो भी हमारा डाटा है उससे बेस्ड है। टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से दैट जो भी आपका डाटा रहेगा, इन समरी
इन अ नटशेल। अब देखिए अगर आप लिखते हैं इन अ नटशेल तो कितना अलग सा साउंड कर रहा है, ये कितना अलग सा लगेगा शीट पे लिखा हुआ, जब भी एग्जामिनर पढ़ेगा ना उसको लगेगा अरे इस बच्चे ने कुछ अलग से लिखा है ना। ही मस्ट हैव वर्कड ऑन हिज और हर वोकैबुलरी, उसने अपनी वोकैबुलरी पे काम किया है, वर्ड्स को उसने काम किया है इस चीज को सीखने के लिए। और एंड में सपोज आप कोई आर्ग्यूमेंटेटिव डाटा है जिसपे आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप इट इज क्लियरली एविडेंट लिखेंगे, है ना, कि ये बिल्कुल क्लियरली एविडेंट है कि इस पाई चार्ट या बार ग्राफ में जो भी दिया हुआ है उससे हम इससे क्लियरली बोल सकते हैं कि ये डाटा बिल्कुल इस तरह से हमने एनालाइज किया और इसका मीनिंग ये बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है कि इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको कुछ लाइंस दी हैं, देन मैंने बताया कि बॉडी को हम किस तरह से बिल्कुल शॉर्ट एंड रेलिवेंट रख सकते हैं, और देन कंक्लूजन को हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, किन पॉइंट्स के साथ हम उनको कैची बना सकते हैं। राइट, अब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हम कुछ और वर्ड्स अलग तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं हमारे एनालिटिकल पैराग्राफ में, उसको और ज्यादा कैची बनाने के लिए और मार्क्स अचीव करने के लिए। तो अब बात करते हैं उन टिप्स और ट्रिक्स की कि कौन से वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं और ज्यादा कैची बनाने के लिए एनालिटिकल पैराग्राफ को। सपोज हमें कोई भी बार ग्राफ आता है एग्जाम में और हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। अब बार ग्राफ में क्या होता है, कंपैरिजन काइंड ऑफ तो होता ही है, ऊपर भी जाता है डाटा, नीचे भी जाता है, तो बहुत सारे वर्ब्स होते हैं अलग अलग जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। वो वर्ब मैं अब आपको बताऊंगी कि अगर मेरा डाटा नीचे जा रहा है सपोज, तो मैं कैसे वर्ब यूज कर सकती हूँ। डिक्रीज, है ना, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आर डिक्रीजिंग, जो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज, फॉल, ड्रॉप, अगर बहुत बड़ा चेंज है तो प्लंज भी यूज कर सकते हैं हम। सेम भी अगर डाटा ऊपर जा रहा है, गोइंग अप, तो हम इंक्रीज, राइज, ग्रो। सपोज डबल हो गया है तो हम डबल यूज करेंगे। क्लाइम, क्लाइम मतलब ऊपर जाना ही होता है तो हम क्लाइम भी यूज कर सकते हैं वर्ब। और अगर कोई बहुत बड़ा चेंज है तो हम रॉकेट वर्ब भी यूज कर सकते हैं टू शो द चेंज इन डाटा। नेक्स्ट, अगर डाटा में कोई भी चेंज नहीं है, डाटा रिमेन सेम ही रह रहा है, वो डाटा कोई ज्यादा चेंज ही नहीं आ रहा, तो रिमेन द सेम, रिमेन स्टेबल, रिमेन अनचेंज्ड, स्टेबलाइज, लेवल ऑफ, इस तरह के वर्ब्स यूज करेंगे हम नो चेंज को डिपेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कांस्टेंट चेंज। अगर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है डाटा तो हम क्या करेंगे, फ्लक्चुएट, अनस्टेबल, वॉलेटाइल, इन वर्ब्स को यूज करेंगे। राइट, अब हम बात करेंगे इसके बाद में कि अगर हम कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, है ना, डाटा को कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट करते हैं किन्हीं भी दो चीजों को डाटा में, तो हम कौन से टर्म्स को यूज करते हैं। अगर हम एनालिटिकल पैराग्राफ में कोई भी रिलेशनशिप या कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं तो हम ऐसी टर्म्स यूज करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन, इन कंपैरिजन टू, इन कॉन्ट्रास्ट, इन द अपोजिट केस और नोटिसेबल डिफरेंस। ठीक है, नोटिसेबल डिफरेंस यानी हम डिफरेंस को नोट कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के टर्म्स यूज करते हैं हम जब भी रिलेशनशिप और कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी दो सैंपल, एक पाई चार्ट का और एक बार ग्राफ का, और उनको मैंने कैसे सॉल्व किया है वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से उनको सॉल्व करते हैं एग्जाम पर्पज में। और उन सैंपल को देखने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एनालिटिकल पैराग्राफ को हम किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में। एज यू कैन सी फर्स्ट सैम्पल और एग्जाम्पल, ये एक पाई चार्ट है। मैंने आपको कहा था कि एनालिटिकल पैराग्राफ जो हमें करना होता है वो या तो पाई चार्ट आता है या फिर बार ग्राफ आता है जिसका हम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पाई चार्ट शोज द प्रपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड लिविंग इन द पोवर्टी इन द इंडिया इन 2004। ठीक है, अब एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है हमें इस डाटा के बेसिस पे। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमने एनालाइज कर लिया अपने पाई चार्ट को देख के। फिर मैंने आपको क्या बताया था, इंट्रोडक्शन हम कैसे स्टार्ट करते हैं, द पाई चार्ट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिपिक्शन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे द पाई चार्ट प्रोवाइड्स होगा, फिर उसके बाद नोटेबली जैसे वर्ड्स यूज किए इन्होंने, फॉलोइंग यूज किया है, क्लोजली, देन कॉन्ट्रास्ट है तो दिस कॉन्ट्रास्ट शार्पली यूज किया हुआ है, लास्ट में फिर इन्होंने अपना कंक्लूड करने के लिए क्या दिया हुआ है, एडिशनली दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप इसमें एक दो लाइन और ऐड कर सकते हो तो हम इसमें एंड में ये भी लिख सकते हैं, टू कंक्लूड वी कैन से दैट दिस पाई चार्ट इज अ क्लियर डिपिक्शन ऑफ पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे इसको। आई होप ये क्लियर है आपको। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट सैंपल की, दैट इज एग्जाम्पल 2 एंड सैंपल 2।
सो सेकेंड एग्जाम्पल मेरा लाइन ग्राफ है. द गिवन लाइन ग्राफ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन बर्थ एंड डेथ रेट्स इन न्यूजीलैंड बिटवीन 1901 एंड 2101. हमें एनालिटिकल पैराग्राफ लिख रहे हैं समराइज करके. अगेन वही हमारी वर्ड लिमिट क्या है, 100 to 120 वर्ड्स, यानी क्या हो गया ये 10 to 12 लाइन्स हो गए. अब आप यहाँ पर भी क्या देखेंगे कि जो मेरा पैराग्राफ है उसमें कोई भी लाइन मैंने नहीं छोड़ी है, और ये क्या है, बेसिकली पैराग्राफ में ही लिखा है हमने, और 10 to 12 लाइन्स ही है, उससे ज़्यादा लाइन्स नहीं है ये. अगर आप अपनी शीट पर इसको कॉपी डाउन करेंगे तो मैक्सिमम ये 13-14 लाइन्स ही बनेंगी. ठीक है, तो अब इसको मैंने कैसे इंट्रोड्यूस किया, द लाइन ग्राफ आउटलाइंस, राइट. तो इसको हम कैसे बोल रहे हैं, द लाइन ग्राफ आउटलाइंस. फिर आगे इनिशियली है, जब हम बोल रहे हैं स्टार्टिंग से है. फिर आफ्टर द पीक यूज किया है. फिर नोटेबल डिक्लाइन यूज किया है. मैंने आपको कहा था ना नोटिसेबल डिफरेंस होता है, एक बताया था. तो नोटेबल डिक्लाइन वर्ड भी आप अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर सकते हैं अगर आप डिक्लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ भी डाउन हो रहा है तो ग्राफ, ठीक है, इट्स गोइंग डाउन. तो फिर कॉन्ट्रास्ट आ गया. देखो मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रास्ट आ जाता है तो हम कॉन्ट्रास्ट वर्ड यूज करते हैं. फिर स्टेबलाइजिंग बताया था मैंने आपको, ये वर्ड भी इन्होंने यूज किया हुआ है यहाँ पर. एंड में फिर टू कंक्लूड भी इन्होंने पूरा कंक्लूजन किया हुआ है जो भी इससे रिलेटेड है. तो आई होप आपको ये दोनों सैंपल देखने के बाद जो कॉन्सेप्ट है एनालिटिकल पैराग्राफ को करने का वो बिल्कुल क्लियर है, और कोई भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं आएगा आपको इनको सॉल्व करने में, राइट. अब मैं आपको दूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे कि आप अच्छे से एनालिटिकल पैराग्राफ को सॉल्व कर सकें और आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आ सकें. आई होप ये दोनों सैंपल्स देखने के बाद अब आपको कोई भी डाउट नहीं है और आप इजीली एनालिटिकल पैराग्राफ को अटेम्प्ट कर सकते हैं और पूरे 5 मार्क्स लेकर आएंगे. अब मैं आपको कुछ बहुत छोटे छोटे टिप्स दूंगी जो आपको हेल्प करेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ को अटेम्प्ट करने में. जैसे कि शुड हैव अ क्लियर स्ट्रक्चर. आपके एनालिटिकल पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ठीक है, प्रेफर गुड हैंडराइटिंग, नीट हैंडराइटिंग. स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. ऐसा नहीं है कंक्लूजन पहले लिख दिया फिर इंट्रोडक्शन फिर बॉडी लिख रहे हो फिर बॉडी, ऐसे डोंट मेक इट अ कंफ्यूजिंग थिंग, राइट. जस्ट राइट इट इन अ प्रॉपर मैनर, क्लियर स्ट्रक्चर में लिखो. हमें पता है 3 की एलिमेंट्स है, इंट्रोडक्शन फिर बॉडी फिर कंक्लूजन. हम उसी तरह से फॉलो करेंगे इसे. इजी टू फॉलो, सेम वे अगर आप उसको प्रॉपरली लिखेंगे तो इजीली फॉलो होगा. अदरवाइज एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा और 4 लाइन पढ़कर यही सोचेगा क्या लिखा है इसने, छोड़ो ना, है ना. ब्रेक डाउन इनटू एसेंशियल एलिमेंट्स. अपने जो भी आपका डाटा है उसको एनालाइज करके ब्रेक डाउन कीजिए एसेंशियल एलिमेंट्स में कि कितना लिखना जरूरी है, बिकॉज हमें 10 to 12 लाइन्स ही लिखनी है. शुड बी रेलिवेंट. रेलिवेंट होना चाहिए. बात अगर पंजाब के डाटा की कर रहे हो तो उसमें कोलकाता मत इंक्लूड कर देना. जिसकी बात हो रही है उसी की करो, फ्लो में चलो. इट्स नॉट कि अब एक की बात हो रही है और उस बीच में उसको छोड़ के नेक्स्ट फिर आप किसी और डाटा को फॉलो करने लग गए हैं. शुड फ्लो लॉजिकली. लॉजिकली फ्लो होना चाहिए. पढ़ने वाले को लगना चाहिए कि डाटा को लॉजिकली एनालाइज किया हुआ है, कुछ भी आप नहीं लिख रहे हो सिर्फ पेज की लेंथ को बढ़ाने के लिए. शुड बी कंसाइज, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स. जितना पूछा है उतना ही बताइए, रेलिवेंट बताइए. अननेसेसरी डिटेल्स देने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज आप एनालाइज कर रहे हो. एनालाइज करने का मतलब है कि आपने उसको समझकर आप उसके बारे में कुछ लिख रहे हैं इंटरप्रेट करके. तो वो इट शुड बी क्रिस्प. ज्यादा हमें डिटेल में घुसना ही नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देंगे हम. फॉर्मल लैंग्वेज शुड बी यूज. बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे आप अटेम्प्ट करने के लिए एनालिटिकल पैराग्राफ को. कोई भी स्लैंग्स यूज नहीं करेंगे आप उसमें, ठीक है. नेक्स्ट, अवॉइड एब्रीविएशंस. जितना हो सके एब्रीविएशंस को अवॉइड कीजिएगा. डू नॉट लीव लाइन, ये मैंने आपको पहले भी बोला था. पैराग्राफ है उसको पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखिएगा, नो पॉइंट्स. और लास्ट टिप है मेरी आपको कि आप इसको बहुत ही अच्छे से लिखकर एक बार रीड जरूर कीजिएगा. बहुत बार होता है हम हेल्पिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स भूल जाते हैं, तो लास्ट में अपने पैराग्राफ को रीड जरूर कीजिएगा लिखने के बाद कि आपने लिखा क्या है, राइट. आई होप आपको जो भी कॉन्सेप्ट है एनालिटिकल पैराग्राफ का क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है. आप इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और पूरे 5 मार्क्स लेकर आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में. और आके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है इसे. अगर आपको कोई और भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा. कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं करवाऊं तो मैं करवा दूंगी. चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. ऑलरेडी ग्रामर से और राइटिंग स्किल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है, प्लीज उन्हें देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए.
Thank you so much for watching this video. Stay tuned. Have a nice day.